एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि आगे जाके काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें आ सकती है। ऑफ कोर्स ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। सो नेम ऑफ द स्टॉक इज़ HCG, दैट इज़ हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज। अब बेसिकली ये कंपनी जो है बेसिकली ये करती क्या है, तो दे आर इनटू ऑन्कोलॉजी, कैंसर क्योर में ये हैं। ओके, सो नॉर्मली आप जब भी कोई हॉस्पिटल देखोगे तो दैट इज दे आर इनटू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब वहाँ पे कैंसर का भी ट्रीटमेंट होगा तो आपके बाकी सारे ट्रीटमेंट्स भी होंगे, राइट। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है, ये जो कंपनी है, ये प्योरली कैंसर पे ध्यान देती है। जो कैंसर क्योर सेंटर्स हैं इनके, और इनका थोड़ा बहुत रेवेन्यू, जो इनका फर्टिलिटी एक सेगमेंट है, IVF आपने सुना होगा। सो मिलान एक इनका एक और एक सेगमेंट है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, हम आगे देखेंगे। बेसिकली ये कंपनी कैंसर सेंटर्स हैं इनके। अब इनका नॉर्मली मॉडल कैसा है, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, हब एंड स्पोक मॉडल है। मतलब क्या, जैसे अगर आपको डॉक्टर लाल पैथलैब्स अगर आपको पता है तो उनका कैसा रहता है कि एक आपका एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक हब होता है, एक मेन सेंटर होता है, और फिर दूसरे सिटीज़ में, दूसरे जगहों पे उनके छोटे छोटे अलग अलग स्पोक्स होते हैं, ऐसा समझ लो। सो बेसिकली यहाँ पर बैंगलोर में इनका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, मतलब मेन सेंटर, और फिर हर सिटी में, और ऑलमोस्ट ये लोग पैन इंडिया लेवल पे पहुँचना चाहते हैं। जैसे मुंबई में इनका एक सेंटर हो जाता है, फिर मुंबई में एक दो सेंटर्स हैं, देन उसके बाद नासिक में है, नागपुर में है, ओके, दिल्ली में एक आ रहा है। सो बेसिकली एक बैंगलोर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक बड़ा सेंटर है जिसको हम हब बोलेंगे, और फिर छोटे छोटे इनके सेंटर्स हैं अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग रीजन्स में। अब यहाँ पर कैसा होता है ना कि मान लो अगर कोई पेशेंट है जो सपोज वो नागपुर से है, ओके, तो उसको बैंगलोर आने की आज तक ज़रूरत नहीं है, वो नागपुर में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, अनलेस कि कुछ ज़्यादा ही जैसे वहाँ पर इक्विपमेंट्स होंगे, राइट। सो अगर कुछ ऐसा इक्विपमेंट है या ऐसा कुछ उसको सर्जरी करवानी है जो नागपुर वाले सेंटर में नहीं होगा तो उसको बैंगलोर आना पड़ेगा, ओके। लेकिन नॉर्मली जो भी उसको थोड़ा बहुत जो ट्रीटमेंट करवानी है कैंसर रिलेटेड, तो वो नागपुर में, अगर वो नागपुर का रहने वाला है तो वो नागपुर में ही उस सेंटर में जाके करवा सकता है। उसको ऑल टुगेदर उसको बैंगलोर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीक्वेंटली एक आधी बार कोई सर्जरी करवानी है या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाना है जहाँ पे वैसा इक्विपमेंट लगेगा जो नागपुर में नहीं है, वो बैंगलोर में है, तो उसको बैंगलोर आना पड़ेगा। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये कि हर बार जो भी पेशेंट को मैंने देखा है मेरे रिलेटिव्स में, सो वन ऑफ माई आंट्स हैड कैंसर, तो उनको बार बार जाना पड़ता था, और फिर वहाँ पर क्या हो जाता है ना कि वहाँ पर आपको एडमिट होना पड़ता है, दूसरे शहर में रहना पड़ता है। सो यहाँ पर अगर आप उसी शहर में हो और वहाँ पर आपको सेंटर्स मिल रहे हैं तो वो बहुत आसानी हो जाती है, ओके। सो ये कैंसर सेंटर्स इनके हैं। सो ऑलमोस्ट इनके अगर आप देखोगे 22 कैंसर सेंटर्स हैं, और इनके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, तो इनके पास 4 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। लेकिन मेजॉरिटी ये लोग कैंसर सेंटर्स हैं इनके, और मल्टी स्पेशलिटी 4 है जहाँ पर दूसरी ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। अब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। बेसिकली बहुत बुरा लग रहा है मुझे कैंसर अपॉर्चुनिटी की बात करते हुए, लेकिन सिंस हम बिजनेस एनालाइज कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। इसको प्योरली एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए। जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस हो गया, एजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीज इन एजिंग पॉपुलेशन की वजह से, देन उसके बाद अगर आप रिस्क फैक्टर्स देखोगे तो टोबैको यूज़ हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, या प्रोसेस फूड, इन सब की वजह से आप देखोगे कि कैंसर रिस्क बहुत बढ़ रहा है। अगर आप पूरे हेल्थ केयर मार्केट में देखोगे तो ऑन्कोलॉजी जो है बेसिकली कैंसर रिलेटेड, दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर देन द ओवरऑल हेल्थ केयर मार्केट। तो आप अगर इनका कैंसर केयर मार्केट इन इंडिया देखोगे, CAGR ग्रोथ आपको दिख रही होगी। तो अब ये बेसिकली ये लोग करते कैसे, इतने सेंटर्स कैसे लगाते हैं? ये लोग क्या करते हैं कि मान लो इनका जैसे मैंने कहा बैंगलोर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक मेन सेंटर है। अब इनको फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में, या फॉर एग्जांपल इनको महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में, या नॉर्थ के कुछ सिटीज़ में इनको सेंटर्स लगाने हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर उस सिटी में जो भी
यू नो सर्जन है या फॉर एग्जांपल डॉक्टर है रिलेटेड टू या कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है, सो उनको एज अ पार्टनर ये लोग ले लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर इनको नागपुर में सेंटर लगाना है, सो दे विल सर्च कि वहाँ पर कौन सा एक ऑन्कोलॉजिस्ट है जो जिसका यू नो ब्रांड अच्छा होगा या और जिसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सो वो एज अ पार्टनर उसको ऐसे लेते हैं एंड देन उसके हिसाब से वो वहाँ पर सेंटर लगाते हैं। सो यहाँ पे कैसे फ़ायदा हो रहा है ना HCG को, कि यहाँ पर बेसिकली मैं जो नागपुर वाला जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उसके ब्रांड का यूज़ करके मैं वहाँ पर सेंटर में रेवेन्यू जनरेट करूँगी, राइट। सो उसको मैं एज अ पार्टनर ले लूँगी और उसका ब्रांड यूज़ करके, क्योंकि वो नागपुर में उसका खुद का सेंटर है, प्रैक्टिस है फॉर दैट मैटर, सो वहाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते होंगे। सो ऐसे केस में मुझे उससे फ़ायदा होगा। सो ये हर जगह ऐसे ही करते हैं, अलग अलग शहर में जाके वहाँ पर कुछ ऐसे रेप्यूटेड डॉक्टर्स ढूंढते हैं, उनको एज अ पार्टनर लेते हैं और वहाँ पर सेंटर्स बिल्डअप होते हैं। और अगर आप ये देखोगे कि ये लोग बेसिकली रिसर्च एंड एकेडमिक्स में भी हैं, तो अगर मैं HCG एकेडमिक्स की बात करूं तो बेसिकली इनके बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, सो वहाँ से भी इनको रेवेन्यू आता है। सो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 155 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं फॉर वेरियस कोर्सेज। 21 की अगर मैं बात करूं तो 45+ कोर्सेज ऑफर्ड है एंड इनके कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ये लोग मदद करते हैं। सो बेसिकली हॉस्पिटल के अलावा इनकी ये सारी चीज़ें भी हैं। फिर अगर आप इनके क्लिनिकल माइलस्टोन्स देखोगे तो यहाँ पर ये लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं जो इंडिया में ये लोग फर्स्ट थे लेके आने के लिए। सो बेसिकली अगर आप इनके बहुत सारी चीज़ें, जैसे साइबर नाइफ एक है, तो साइबर हार्ट इन्होंने एक ट्यूमर रिमूव किया था जिस थ्रू साइबर नाइफ। देन अगेन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये लोग फर्स्ट रहे हैं कुछ भी इंट्रोड्यूस करने में। फिर अगर आप इनका नेटवर्क देखोगे तो ऑलमोस्ट इनके बेड्स जितने हैं दैट इज़ 1944 बेड्स है। ऑपरेशनल बेड्स की अगर मैं बात करूँ तो 1702। देन उसके बाद अगर आप 300 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इनके पास। जैसे मैंने कहा कि इनका मेन जो बिजनेस है, रादर मेन ये लोग रेवेन्यू कैंसर से कमाते हैं, ऑन्कोलॉजी से कमाते हैं। सो ऐसे केस में दे हैव 300+ ऑन्कोलॉजिस्ट। इनके कैंसर सेंटर्स अगर आप देखोगे तो नासिक, नागपुर, भावनगर, विजयवाड़ा, रांची, बड़ौदा, ऐसी बहुत जगहों पे इन्होंने खुद के कैंसर सेंटर्स डाले हैं। तो अगर आप इनके एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स अगर आप इनके सेंटर्स देखोगे तो HCG के बहुत ज़्यादा सेंटर्स है। वही आप अपोलो देख लो, मैक्स देख लो, फोर्टिस देख लो, इतने नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि HCG का ऑलमोस्ट 82% जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो ऑन्कोलॉजी से आता है, मतलब कैंसर से आता है। बाकी अगर आप देखोगे मैक्स या अपोलो इतना उनका नहीं आता, बिकॉज अगेन यही चीज़ कि जो मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए। बट HCG बेसिकली सिर्फ कैंसर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ऑन्कोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो एक फोकस अप्रोच आप देख सकते हो कि HCG के पास वो है। अब यहाँ पे अगर आप एक नज़र डालोगे कि Q2 FY22 के अगर रेवेन्यू आप देखोगे तो इनके जो HCG सेंटर्स में ऑलमोस्ट 41% की ग्रोथ है और मिलान सेंटर्स में 57%। मिलान मतलब वही जो मैंने आपसे कहा कि फर्टिलिटी के लिए जो ये लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, सो IVF अगर आपने सुना होगा। यहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग एबिडा देखोगे ना, सो एग्जिस्टिंग सेंटर्स में अगर आप एग्जिस्टिंग सेंटर्स जो इनके हैं, मतलब अब जैसे कि ये लोग अभी तक, अगर मैं आज से बहुत साल पहले की बात करूँ तो ये लोग केपेक्स करते जा रहे थे, नए सेंटर्स लाते जा रहे थे। ओके, सो अगर एग्जिस्टिंग सेंटर्स एक तरह से थोड़े इनके अगर पुराने सेंटर्स की हम बात करें तो वहाँ पर मार्जिन इज़ ऑलमोस्ट 22%। ओके, न्यू सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो न्यू सेंटर्स अभी अभी ब्रेक इवन हुए हैं। ओके, और क्योंकि आप एक बार नया सेंटर लगाते हो तो आपको तुरंत वहाँ से पैसा नहीं आता है। आपने खर्चा तो कर दिया, कैपेक्स तो सब कर दिया, लेकिन आपको तुरंत वहाँ से इतना पैसा नहीं आता, उसको थोड़ा टाइम लगता है यूटिलाइजेशन में, राइट। तो न्यू सेंटर्स में जब बाद में कुछ टाइम बाद वहाँ पर थोड़ा वहाँ से रेवेन्यू आने लगता है, तो यूटिलाइजेशन में वहाँ थोड़ा टाइम लगता है। सो अब यहाँ पर वाई HCG इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब मैनेजमेंट का ये बोलना है कि ये लोग अभी कैपेक्स बंद कर रहे हैं, मतलब अभी ये लोग आगे कैपेक्स नहीं करेंगे, मतलब न्यू सेंटर्स नहीं लेके आएंगे। तो अब क्या होगा, जब न्यू सेंटर्स नहीं आएंगे तो यहाँ पर जो
अभी जो जो नए सेंटर्स जब नहीं आएंगे, सो जो पुराने सेंटर्स हैं या जो ये लोग ने अभी हाल ही में सेंटर्स न्यू लगाए हैं, वहाँ पर मार्जिन्स बढ़ेंगे, वहाँ से रेवेन्यू बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, तो मार्जिन्स बढ़ेंगे, राइट। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे भी ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने खर्चा तो कर लिया, फिर धीरे धीरे वहाँ से रेवेन्यू आएगा, राइट, वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। सो अब अगर आप देखोगे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ नेगेटिव, एक्सेप्ट ये क्वार्टर का आप थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है, इन लोग ने एक ट्रांजैक्शन किया था। सो ऐसे केस में यहाँ पर अभी आप इस क्वार्टर का प्रॉफिट मत देखिए, क्योंकि ये आपको ज़्यादा ही दिखेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे, इनके प्रॉफिट हमेशा नेगेटिव रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नए सेंटर्स जो लगाए जा रहे थे वो ब्रेक इवन हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ से लॉसेस आ रहे थे, राइट। सो अभी न्यू सेंटर्स में एबिडा लेवल पे ब्रेक इवन हुआ है, राइट। एबिडा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन लगता है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट लगता है। सो ऐसे केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे हमेशा नेगेटिव रहा है, राइट। लेकिन आप जब इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे वो पॉजिटिव रहा है। उसका रीज़न है डेप्रिसिएशन। इतने नए सेंटर्स लगाने की वजह से, इतना ज़्यादा केपेक्स करने की वजह से क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन काफ़ी बढ़ गया है। सो डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में आते हैं तो हम डेप्रिसिएशन वहाँ पर ऐड करते हैं, बिकॉज वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, राइट। सो ऐसे केस में अगर आप देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। एक चीज़ तो यहाँ पर आप इसको प्रॉफिटेबिलिटी को लेके वैल्यू करोगे तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। एक तो ये कि इनका आगे जाके मार्जिन्स बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अब ये जो नया केपेक्स है नहीं करने वाले हैं, एक्सेप्ट मेंटेनेंस केपेक्स जो रहेगा, न्यू सेंटर्स नहीं डालने वाले हैं। सो अब ये जो पुराने सेंटर्स हो गए या जो हाल ही में इन्होंने नए सेंटर्स डाले हैं, उधर ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे, उधर मार्जिन्स बढ़ेंगे, राइट। सो ऐसे केस में अब क्या होगा, अभी जो नए सेंटर्स इन्होंने लगाए थे वो ब्रेक इवन हो चुके हैं, राइट। अब वहाँ से प्रॉफिट्स आना शुरू होंगे। सो वहाँ से धीरे धीरे आप देखोगे कि जो हम मेट्रिक्स देखते हैं, जैसे ARPOB हो गया आपका, राइट। सो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। सो आप देख रहे हो कि ARPOB बेसिकली क्या होता है कि टोटल हॉस्पिटल का रेवेन्यू कितना आया डिवाइडेड बाय ऑक्यूपाइड बेड डेज, राइट। सो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, आप ये समझ लो। फिर अगर आप देखोगे कि इनका ARPOB जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो Q2 FY21 में जो 49% के आसपास था, आज वो 53% के आसपास है। देन ALOS, ये एक चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एवरेज नंबर ऑफ डेज पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल। अब यहाँ पर ALOS नीचे आना ज़रूरी है। क्यों नीचे आना ज़रूरी है? क्योंकि जितना, अब जैसे कि जब भी आप कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो अगर आप 4 दिन वहाँ पर एडमिट होते हो वर्सेस कोई एक इंसान है जो 6 दिन एडमिट होता है, राइट। सो ऐसे केस में हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल को ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब कोई इंसान 4 दिन एडमिट हो रहा है बजाय 6 दिन के। तो यहाँ पर एफिशिएंसी की आप एक बात समझ लो कि अगर मैं कैंसर का ट्रीट कर रही हूँ तो बेसिकली मैं मान लो 10 लाख रुपया ले रही हूँ, किसी को भी कैंसर ट्रीटमेंट दे रही हूँ मैं, और मैं 10 लाख रुपया ले रही हूँ। सो ऐसे केस में अगर वो इंसान 3-4 दिन में वापस चले जाता है वर्सेस 8-10 दिन में वापस जाएगा, तो मेरा फ़ायदा कहाँ होगा? जब 3-4 दिन में वो वापस चले जाएगा तब मेरा फ़ायदा होगा, राइट, ना कि 10-12 दिन अगर रहेगा तब मेरा फ़ायदा होगा। तो ऐसे केस में ALOS ये डिक्रीज होना ज़रूरी है जो इनका हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट देखोगे या एवरेज ऑक्यूपाइड बेड देखोगे, सो बेसिकली बेड ऑक्यूपेंसी रेट भी इसको बोलते हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि टोटल ऑक्यूपाइड बेड डेज डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेशनल बेड डेज। तो ऑपरेशनल जितने भी बेड हैं उसके हिसाब से कितनी ऑक्यूपेंसी है। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे कि 53% के आसपास है। नाउ बेसिकली कि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि अभी क्या हो रहा है ना, अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी के वजह से आउट पेशेंट थेरेपीज़ बहुत हो रही है। मतलब क्या कि पहले जो लिवर ट्रांसप्लांट या फॉर दैट मैटर कोई भी सर्जरी होती थी, उधर अगर 10 दिन पेशेंट को एडमिट होना पड़ता था, आज शायद वो 4-5 दिन में ही हो जा रहा है। इसके वजह से भी हमने बात की थी ALOS नीचे आ रहा है। तो
ये एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि आप हमेशा आप ऑक्यूपेंसी रेट एकदम ही 80-90% तो नहीं देख सकते। ओके, इसका एक रीज़न ये है क्योंकि फटाफट से सर्जरीज हो जा रही हैं, ज़्यादा लोग एडमिट नहीं हो रहे हैं, राइट। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ इनके यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल, अब इनका जैसे कि इनके पास अफ्रीका, थोड़े मिडल ईस्ट जैसे ओमान जैसा हो गया, तांजानिया हो गया, सो जो अफ्रीका की कुछ एरियाज़ है वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ओके, और तो उनका अफ्रीका में भी एक सेंटर है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो यहाँ आते थे बेसिकली, यहाँ पर कोविड के वजह से लोग आए नहीं हैं। ओके, जैसे ही ये थोड़ा ठीक हो जाएगा इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आ जाएंगे। सो यहाँ पर क्या होगा ना, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ना, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं वहाँ पर मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बेसिकली मार्जिन बढ़ने के दो रीजंस हैं। एक तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स बढ़ेंगे, सेकंड जो न्यू सेंटर्स इनके लगे हैं, जब वो धीरे धीरे करके यूटिलाइजेशन लेवल्स वहाँ पर बढ़ेगी तो मार्जिन्स अपने आप बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप इनका कर्नाटका मतलब बैंगलोर देखोगे, वहाँ पर तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है, राइट। सो बाकी के सेंटर्स में भी आराम से पिकअप होगा। अब जैसे मैं आपको इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रही थी, तो अब देखिए आपने FY21 में इन्होंने कितना केपेक्स किया और अब इनका केपेक्स कितना कम हो गया है। सो दिस इज़ अगेन वेरी गुड। यहाँ पर केपेक्स कम हुआ है या ये लोग केपेक्स बंद कर रहे हैं। इस सेकेंड चीज़, अगर आप इनका डेट देखोगे तो डेट भी टेक्निकली इन लोगों ने कम किया है। देन अगेन यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर फिर से ये लोग केपेक्स करते हैं फिर से इनका डेट बढ़ेगा, ठीक है। तो इनका केपेक्स नहीं होना चाहिए और जिसकी वजह से इनका नेट डेट जो है या जो डेट है वो नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ एक ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो FY16 से FY20 तक की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 17% CAGR की ग्रोथ है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। और यहाँ पे भी रेवेन्यू में भी अगर आप देखोगे 95% HCG सेंटर से आते हैं, मतलब इनका नॉर्मली ऑन्कोलॉजी और जो मल्टी स्पेशलिटी है। बाकी का जो 5% है वो मिलान से आता है, दैट इज़ फर्टिलिटी सेंटर्स। अब इनका जो HCG सेंटर्स अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन, तो ऑलमोस्ट कर्नाटका 34% कंट्रीब्यूट करता है, गुजरात 26% करता है, महाराष्ट्र 19% करता है, नॉर्थ इंडिया 2% ही करता है, अभी ईस्ट इंडिया 9% करता है। सो यहाँ पे ग्रोथ कैसे आएगी? ग्रोथ मार्जिन एक्सपेंशन से आएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्जिन एक्सपैंड होंगे, कैसे एक्सपैंड होंगे, जैसे जो न्यू सेंटर्स हैं अभी तो ब्रेक इवन हो चुके हैं, तो न्यू सेंटर्स जब अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देने लगेंगे। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज का भी फ़ायदा हो रहा है, राइट, क्योंकि आपने खर्चा कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट आपका ज़्यादा होने की वजह से अब जो भी एडिशनल पेशेंट्स आएंगे, जो भी एडिशनल रेवेन्यू आएगा, तो उसके वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज का यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा, राइट। सो इसीलिए मुझे ये कंपनी इसीलिए अच्छी लगती है। एक तो इन्होंने केपेक्स बंद कर दिया है, तो अब केपेक्स बंद करने की वजह से जितना भी केपेक्स इन्होंने किया है वहाँ से हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब वहाँ वो जो न्यू सेंटर्स है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसके वजह से क्योंकि केपेक्स नहीं हो रहा है तो जो डेट है वो भी नहीं बढ़ेगा। सो आपको यहाँ पे दो चीज़ों पे ध्यान देना ही है, एक तो केपेक्स नहीं बढ़ना चाहिए और उसकी वजह से डेट भी नहीं बढ़ना चाहिए। सो अगर वैल्यूएशन की मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक लगते हैं। और आगे जैसे अभी आप इसको पी तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि प्रॉफिटेबल ये कंपनी है ही नहीं, एक्सेप्ट इस क्वार्टर में जैसे मैंने कहा कि उनको एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है। लेकिन आप देखोगे पिछले कई सालों से प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि नए सेंटर्स ऐड करते जा रहे थे। और क्योंकि नए सेंटर्स मैं ऐड कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, राइट, मेरा डेप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है, इसके वजह से मेरे प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आ रहा है, राइट। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि डेट कम होते जाएगा तो इंटरेस्ट भी कम होगा और डेप्रिसिएशन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी दिखने के चांसेस है और मार्जिन्स बढ़ने के चांसेस हैं। सो इसी वजह से मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि केपेक्स अब इनका बंद हो चुका है। नाउ दे विल फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, दे आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेंटर्स। जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं इनके, जो इन्होंने हाल ही में सेंटर्स डाले हैं, वहाँ से ग्रोथ ये लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से ये लोग इनको प्रॉफिट्स बढ़ाना है, वहाँ से इनको मार्जिन्स बढ़ाने हैं। सो ये उनका अभी क्लियर फोकस है, इसी वजह से ये कंपनी अच्छे स्पॉट पे है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। वैल्यूएशन अगेन मुझे ठीक लगता है। अगेन ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप प्लीज़ खुद की एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।